हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 17 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमारे यूपीएसआई मैथ्स के सेट नंबर 1 से 16 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जहां से डाउनलोड करके आप लोग अपने आप से क्वेश्चंस को करने का ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना इशू रेज कर सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है उस पर जुड़ के आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। दोनों ग्रुप का जो अपने टेलीग्राम के हैं, दोनों ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक संख्या यक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो यक्स से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो यक्स के मान का 4 गुना है, तो परिणामी 48 आता है, मतलब फाइनल अपना 48 आता है। अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक संख्या यक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो यक्स से 3 कम। अगर अपनी पहली संख्या यक्स रही होगी फर्स्ट, तो सेकंड अपनी क्या रहेगी, यक्स से 3 कम है, यक्स -3। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक संख्या यक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो यक्स से 3 कम है, मतलब यक्स अपॉन यक्स -3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या बोला है, इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो यक्स के मान का 4 गुना है, मतलब 4x से गुणा करना है। यहाँ तक भी हो गया। अब आगे क्या बोला, तो परिणामी 48 आता है, मतलब इसकी वैल्यू 48 है। यक्स अपॉन यक्स -3 इंटू 4x बराबर 48। तो अब इसको यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन x -3 लिख दिया और 4 से इसको काट दिया, 12 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 12x -36। एक्स स्क्वायर -12x प्लस 36 बराबर 0। ये तो अपने x -6 का होल स्क्वायर का लिखा है ना, बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 6, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, x का मान क्या है, अपना डी करेक्ट हो गया, फर्स्ट का डी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है और वह 11 से पूर्णतः विभाज्य। तो पहले हम लोग 15, 18 और 36 को चेक करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। देखते हैं कितना आएगा, 15, 18 और 36, इसका एलसीएम निकालेंगे, आएगा 180। अब इसमें हमें 9 जोड़ देना है, तभी तो जब हम लोग 15, 18, 36 से डिवाइड करेंगे तो हर स्थिति में 9 शेष बचेगा। तो हमने जोड़ दिया। अब क्या क्वेश्चन ने बोला, और वह 11 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब यह नंबर जो अपनी आई है 180 + 9, ये अपनी 11 से विभाज्य है। तो हम लोग अभी ये अपनी 11 से विभाज्य नहीं हो रही, तो हम लोग इस संख्या को 180n + 9 मान लेते हैं। अब इस पे 11 से विभाज्य चेक करने के लिए n का मान 1 से रखना शुरू करते हैं। तो अगर n का मान 1 रखेंगे तो 189 आएगा, जो 11 से विभाज्य नहीं है। अगर n की वैल्यू 2 रखें, n बराबर 1 पे, ये आ गया, n बराबर 2 पे कितना आएगा, 18 दूना 36, 369। ये भी 11 से नहीं डिवाइड होगा, करते हैं 33, नहीं डिवाइड होगा। 3 से जब करते हैं तो 18 3 54, 549 आ जाएगा। 11 11 चौक 44, ये भी नहीं डिवाइड हो रही। 4 से जब रखे थे तो कितना आएगा, 18 चौक 72, 729, ये भी नहीं डिवाइड हो रही है। आगे जाते हैं, जब 5 रखेंगे तब 18 पंच 90 और 909 आ जाएगा, ये भी नहीं डिवाइड हो रही है। 11 अट्ठे 88, नहीं डिवाइड हो रही। और जब 6 रखेंगे, 18 छंका 108 और 1089 आ जाएगा। अब 9 और 8 1 9 अंकों का योग अल्टरनेट पे इक्वल हो गया, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। यही अपनी संख्या आ गई 1089। अब 1089 क्या पूछा है, वह छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो 9, 8, 17, 1, 18 अपना करेक्ट आंसर आ गया, सेकंड का भी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 450 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को जब 1% की कोई छूट देता है और उस पर लाभ भी हो रहा है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते थे, MP/CP इंटू फ्रैक्शन बराबर SP/CP से। MP कितना है हमें नहीं मालूम, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, MP लिख दिया। CP की वैल्यू 450 है, हमने 450 लिख दी। अब फ्रैक्शन कितनी वर्क करेगी, क्योंकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे रहा है, मतलब वह 75% में बेच रहा है
और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4। 3/4 लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, फिर भी उसे 20% लाभ कमाता है। तो अगर 100 सीपी रहा होगा तो 120 एसपी रहा होगा, क्योंकि 20% का लाभ कमा रहा है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया और 3 से यहाँ पे 4 आ गया। एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 चौको 16 गुणे 45, गुणा करते हैं 16 50 8 80, 16 चौको 64 8 72, 720 अपना करेक्ट आंसर आ गया, थर्ड का बी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। दो स्टेशन यक्स और वाई, दो ट्रेनें ए और बी हैं। स्टेशन यक्स और वाई के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन यक्स से 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। तो पहले क्या बोला, दो स्टेशन यक्स और वाई हैं। हमने मान लिया यहाँ पे एक स्टेशन ये यक्स है और ये स्टेशन वाई है। दो ट्रेनें ए और बी हैं। स्टेशन यक्स और वाई के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। इस बीच की दूरी 180 किलोमीटर क्वेश्चन ने दी है। अब 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए है जो स्टेशन यक्स से 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। तो स्टेशन ए यक्स से जो है ट्रेन ए कितने घंटे में, 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंच रही, और ये है कितने मीटर की, 210 मीटर की है। और ये 5 घंटे में यहाँ पहुंच जाती है, 5 आवर में। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकेंड में ट्रेन बी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। और ट्रेन अपनी बी कहाँ है, यहाँ पे ठहरी हुई है, और इसकी लंबाई हमें नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकेंड में ट्रेन बी को पार करती है तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, ये हमें निकालना है। तो अपना कुछ इस तरह से हम लोग फिगर पे डिनोट कर लिया। अब ट्रेन ए की पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। ट्रेन ए के लिए देखते हैं क्या आएगा। उसने कितनी दूरी तय की है, 180 किलोमीटर दूरी। कितने घंटे पे, 5 घंटे में। क्वेश्चन ने बोला था स्टेशन एक्स से 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। तो कितनी आ गई स्पीड उसकी, 36 km/h। ये आ गई उसकी स्पीड। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकेंड में ट्रेन बी को पार करती है। मतलब ट्रेन ए की तो लेंथ, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहां से चेक करें डिस्टेंस उसकी कितनी आ जाएगी, ट्रेन ए की ऑलरेडी 210 दी हुई है, 210। और जब ट्रेन ए वाई की तरफ चल रही थी और बी वहीं पे खड़ी थी तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, अभी हम लोग निकाले हैं 36। क्योंकि ट्रेन बी चल नहीं रही है तो इसकी रिलेटिव स्पीड 36 ही रहेगी। अब 210 तो ट्रेन ए की लंबाई थी, लेकिन बी की हमें नहीं पता है। हमने मान लिया यल ट्रेन बी की लंबाई, और जो अपनी 36 थी इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, 5/18 कर दिया। अब ये आ गई अपनी मीटर पर सेकंड में, और इसको टाइम कितना लग रहा था, 40 सेकंड। मतलब 40 की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10, 400 माइनस 210, वैल्यू कितनी आ गई, 190 मीटर। अपना करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। एक वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री का है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो जब त्रिज्य खंड का अगर बात की जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं फार्मूला एरिया के लिए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर ये त्रिज्य खंड की बात नहीं होती है, पूरे अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, और जब त्रिज्य खंड की बात होती है तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। ये अपनी वैल्यू होती एरिया की, और क्वेश्चन ने दिया है एरिया 308 मीटर स्क्वायर है, मतलब 308 बराबर है थीटा की वैल्यू हम लोग 45 रख दें। ये यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है 45/360, पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख देते हैं, इंटू आर की हमें पता नहीं है, आर की ही वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर आ गया। कैंसिल करते हैं, 2 से काटेंगे, यहाँ 180 आ गया और यहाँ पे 11 आ गया। 11 से इसको काटते हैं, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88 आ गया। अब 9 से काटेंगे, यहाँ पे 20 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। अब वैल्यू आगे चेक करते हैं, 5 से काटते हैं, यहाँ पे 4 आ गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 28 गुणे 28। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 28। यही क्वेश्चन ने पूछा था, आर की वैल्यू कितनी है। 5 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर।
एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा जिसका एक भाग 15% लाभ पर बेचा गया और शेष 8% हानि पर। अगर उसका शुद्ध लाभ 12% है तो गेहूं की कीमत कितनी मात्रा हानि पर बेची गई है। तो एक व्यापारी के पास 50 किलो गेहूं था जिसका एक भाग 15% लाभ पर बेचा गया है। तो हम लोग देखो, पहले 15% लाभ पर बेचा गया है और शेष 8% हानि पर बेचा और शुद्ध लाभ 12% है। अभी हम लोगों ने कल की क्लास में बताया था कि अगर कोई वैल्यू इंडिविजुअल ए है, इंडिविजुअल बी है, अगर दोनों को कंबाइन करके बता दिया जाए तो हम लोग एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो कंबाइंड वैल्यू कितनी है, उसका शुद्ध लाभ 12% प्लस का 12%, और पहले भाग में एक भाग 15% लाभ पर बेचा गया है, ये 15% लाभ पर बेचा गया है, और बी पे अपना क्या लिख सकते हैं, शेष 8% हानि पर -8% पर बेचा गया है। तो क्वेश्चन ने पूछा था तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई। तो हम लोग पहले एलिगेशन लगाते हैं, 15 में 12 गया, आ गया 3%, और जब 12 पे -8 घटाएंगे तो आ जाएगा 20%, मतलब 20 और 3 के अनुपात में है दोनों। दोनों पहला वाला जो 15% लाभ पर बेचा गया और हानि वाला -8% वाला, वो 3 की यूनिट हो गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 50 किलो गेहूं बेचा है और पूछा क्या है, गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई। हानि पर 3 यूनिट मात्रा बेची गई है और टोटल 23 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने 50 किलो दी है। हम लोग निकालते हैं 150/23। इसको सॉल्व करते हैं। 23 से जब हम लोग भाग देंगे 150 को तो कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 18 1 हासिल और 6 दूनी 12 1 13। अब बचेगा कितना, 120 लगभग 5 बार जाएगा, तो 6.52 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 5 अंकी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 47 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो हम लोग 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या रख लेते हैं। जैसे ये आ गई अपनी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इस पे हम लोग 47 से इसको भाग दे देते हैं और जितना शेष बचेगा उसको 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या ये मानी थी, इस पे हम लोग माइनस कर देंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको 47 से हम लोग भाग दे देते हैं, कितना आएगा, 2 बार। यहाँ आ गया 94, यहाँ से 6 बचा, 0 आ गया। अब एक बार जाएगा, यहाँ से आ गया 47, यहाँ पे 3 1 0। अब फिर 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 94, यहाँ 6 और 3 आ गया, अब फिर 0 आ गया। अब 47 से भाग देंगे 7 बार, 7 7 49, 4 हासिल, 7 चौक 28, 4 32। अब कितना शेष बचा, 10 में 9 गया 1, 5 में 2 गया 3, 31 अपना शेष बचा। अब इस 31 को हम लोग अगर इससे डिवाइड कर दें तो अपनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मालूम चल जाएगी जो 47 से डिवाइड हो रही होगी। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी आई गई, ये है। अब इस पर 31 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। तो ये जो अपनी संख्या आई है ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई जो 47 से डिवाइड हो रही है। यही क्वेश्चन ने पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 30% वार्षिक ब्याज दर पर एक मूलधन 7 वर्षों में 15,500 हो जाता है और 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना ये पूछा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 30%। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, 7 वर्षों का कुल ब्याज निकालना है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है और जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो मतलब एसआई पे है, तो 7 सालों के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा परसेंटेज में 7 सालों के लिए। इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 × 7 मतलब 210% उसको ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, 7 वर्षों का कुल ब्याज क्या है, तो मतलब 210% की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है। और बताई किसकी है कि 30% वार्षिक ब्याज दर पर एक मूलधन 7 वर्षों में 15,500 हो जाता है। मतलब अपना 100% प्रिंसिपल रहा होगा मूलधन और 210% ब्याज है, तो अपना मिश्र धन कितना हो गया, 310%। और 310% की वैल्यू 15,500 दी है। तो जो पूछा कितने की गया है, 210 की, बताया कितने की वैल्यू गई है, 310 की, इंटू जो वैल्यू बताई गई है 15,500। इससे काटेंगे 5 गुना जाएगा और 21 से एक 0 बच जाएगा, डबल 0 आ गए, 5 का 5, 5 दूना 10, 10,500 उसको ब्याज के रूप में मिले होंगे, 8 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर।
सेब के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को तो कुछ नहीं करना रहता है, सीधा -a²/100 करते हैं तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 4%। 20 गुणे 20 करेंगे 400/100 आ गया -4%। अब अगर आपको बेसिक से देखना है तो कैसे देख सकते हैं, इसको आया कैसे है -a²/100, इसको चेक कर लेते हैं। सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट का फार्मूला क्या होता है, a+b+ab/100। पहले क्या था, 20% की वृद्धि हुई मतलब +20 आ गया परसेंटेज, फिर क्या हुआ -20%, 20% की कमी हो गई। और जब प्लस लगाना है यहाँ पे, और एक था प्लस का 20% और दूसरा था माइनस का 20%, और अपान पे 100 रहता है, तो ये तो कट के 0 हो गए और इस पे माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस आ गया इंटू 2 4 आ गए, 400/100 कितनी आ गई वैल्यू, 4%, माइनस का 4%, कमी हो गई, 9 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि की जाती है। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, जो उसकी भुजा होती है उसका स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने बोला है वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि इसके सिरे में 40%, मतलब भुजा में +40% करना है। तो पहले अगर हम +40% करेंगे, अगर पहले 100 रही होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 140%। अगर पहले 100% रही होगी तो बाद में 140% हो जाएगी। तो अगर हम न्यू अपॉन ओल्ड चेक करें तो कितना आएगा, अगर पुराना 100 रहा होगा तो नया 140 हो गया। और इम्पैक्ट किस पे डालता है, एरिया बराबर भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 140/100 गुणे 140/100। इसको सॉल्व करते हैं, 7/5, 7/5, वैल्यू कितनी आ गई, न्यू अपना आ गया 49, ओल्ड आ गया अपना 25। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। प्रतिशत वृद्धि कितनी आ गई, 24 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने से, 25 से, इंटू 100, 4 24 चौको 96% की इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं बेसिक तरीके से, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतानी है और उसके सिरे को 40% बढ़ाया गया है, और हमें ये मालूम है कि एरिया बराबर भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा में जब 40% का परिवर्तन कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं, a+b+ab/100। तो पहले 40 बढ़ी, फिर 40 बढ़ी, और फिर 40 गुणे 40 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। 40 40 80 आ गया, और 4 चौको 1600/100 करेंगे 16 आ जाएगा, मतलब 96% का इंक्रीमेंट होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। ए बी से 3 गुना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है, वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। पहले ए और बी लिखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, मतलब अगर बी अपना 1 यूनिट है तो ए 3 यूनिट होगा। ये इफिशियंसी दक्षता का रेशियो है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है ए, तो अगर दक्षता 3 और 1 के अनुपात में है तो समय इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये 1 यूनिट टाइम ले रहा होगा, ये 3 यूनिट टाइम ले रहा होगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। हमारे अकॉर्डिंग कितना, 2 यूनिट कम समय लेता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 60 दिन है, 60 डेज है। तो अब हमें इनकी इंडिविजुअल टाइम मालूम चल जाएगा कि ए कितना ले रहा है और बी कितना ले रहा है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, मतलब ये 30 दिन टाइम ले रहे होंगे और ये 90 दिन टाइम ले रहे होंगे बी। क्वेश्चन ने बोला वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो पहले तो हम अपना टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क कितना आएगा, या तो हम इस पे इसका मल्टीप्लाई कर दें या तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये अपने दिन थे, ये इनकी एफिशिएंसी थी, ये अपने दिन थे, ये इनकी एफिशिएंसी थी। तो अगर हम 30 गुणे 3 करेंगे मतलब 90 अपना टोटल वर्क आ गया। अब इसको करवाना किससे, वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब उनकी एफिशिएंसी से उसको भाग देंगे। एफिशिएंसी उनकी कितनी है, 3 1 4,
मतलब 90/4, वैल्यू कितनी आ गई 22.5 दिन। करेक्ट आंसर अपना ए हो गया, 11 का ए। 12 नंबर देखते हैं। 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको बेसिक से बता दिया था। अगर किसी ने देखा हो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए, हम जो तरीका बताने जा रहे हैं तो उससे आप लोग पिछले बेसिक वाले जो मैंने बताया था उससे आप लोग देख लेना जाके। तो 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से वृद्धि हो जाती है। तो बढ़ा कितना, एक्चुअल में बढ़ा कितना? 12 और 1.5 मतलब 18 केजी वजन बढ़ गया। कब बढ़ा? जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। 18 केजी बढ़ा था जब 65 किलोग्राम के पर नया व्यक्ति आया, मतलब जो नया व्यक्ति आया होगा वह 65 केजी अपने लिए तो लेके ही आया, साथ में 18 केजी बाकियों के लिए लेके आया, तभी तो औसत 1.5 केजी से बढ़ गया। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? जो नया व्यक्ति आया 65 अपने लिए लेके आया और 18 बाकियों के लिए लेके आया। तो 65 और 18 जब योग करेंगे कितना आएगा? 83। 83 अपना करेक्ट आंसर हो गया, 12 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल की ऊंचाई इतनी है, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो हम लोग पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसकी हाइट 6√3 दी है, इसकी वैल्यू 6√3 है। जो इक्विलेटरल अपना ट्राइंगल होता है समबाहु त्रिभुज, उसकी हाइट ही उसकी माध्यिका होती है, ऊंचाई उसकी माध्यिका होती है, और माध्यिका हमें पता है कि 2:1 पे डिवाइड होती है। मतलब कि अगर ये ऊपर वाली, अगर इसको हम लोग केंद्रक मान लें तो इसकी वैल्यू 2 यूनिट है, इसकी वैल्यू 1 यूनिट है, ये हमें मालूम है। तो अगर टोटल 3 यूनिट की वैल्यू हाइट की 6√3 है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 की निकालना है, 3 की वैल्यू हमें पता है 6√3। तो मतलब जो अपना आर आएगा स्मॉल आर वो आ गया 2√3। अब इसे स्मॉल आर से क्यों डिनोट किया? क्योंकि जो अपना केंद्रक होता है यही अपना जो इन सेंटर होता है ये वाला इसका केंद्र होता है ये। तो अब इससे इसकी दूरी की त्रिज्या होती है और त्रिज्या की वैल्यू हमें मालूम चल गई r√3। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, पाई r² मतलब 2√3 इंटू 2√3। कितनी वैल्यू आ गई? 4, 4 3 12 पाई। अपना करेक्ट आंसर आ गया ए, 13 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 21,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई, इसे 2 बराबर किस्त में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी कितनी है? 10%। प्रिंसिपल कितना है? 21,000 रुपये। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब अगर पहले साल जब उसने उधार ली थी तब 10 होती तो अगले साल 1 साल में 11 हो जाएगी, क्योंकि 10% है, 10 का जब 10% निकालेंगे 1 आएगा तो 11 आ गई। मतलब 11/10 हो जाएगी उसकी वैल्यू, जो उसने अपना मूलधन उधार लिया था उसकी वैल्यू 11/10 आ गई। तो हम लोग जब सीआई पे चेक करते हैं किस्त निकालना, एक तरफ अगर हम लोग मूलधन लिख लें एक तरफ किस्त लिख लें तो कैसे वर्क करेगा? अगर उसका मूलधन 10 रहा होगा तो वो वैल्यू हो जाएगी 11 10% से। अगर अगले साल के लिए दूसरे साल के लिए भी चेक करें तो ये हो जाएगी 10², ये हो जाएगी 11²। लेकिन क्वेश्चन ने बोला बराबर किस्तें हैं, मतलब हमारा ये जो 11² आया पहले साल में जो 11 आया इसको भी 11² बनाना पड़ेगा। इस पे 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने मूलधन पे भी 11 का मल्टीप्लाई हो जाए। तो अपना टोटल मूलधन कितना आ गया? ऊपर से 110 फर्स्ट ईयर से, सेकेंड से कितना आ गया? 100, तो आ गया 210। और अपनी किस्त प्रत्येक कितने की आई? 121 रुपए की। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि हम लोग निकाल सकते हैं। पूछा है 121 की वैल्यू, बताया किसकी है? 210 की वैल्यू, और प्रिंसिपल अपना 21,000 था ही, यही इसकी 210 की वैल्यू है। कैंसिल करते हैं, कितना आ गया? 121,00 12,100 रुपए की उसकी किस्त होगी। 14 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। यदि ए अनुपाते बी कितना दिया है? ए अनुपाते बी दिया है 2:3, फिर बी अनुपाते सी 4:5। अब 2 रेशियो अलग अलग दिए हैं, इनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। तो कैसे कंबाइन करते हैं? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 15, इस रेशियो में है।
अब क्वेश्चन ने पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का रेशियो पूछा, तो ए स्क्वायर करते हैं 64 आ गया, और जब बी स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, और जब बी सी करेंगे इसका इसका मल्टीप्लाई तो 180 आ गया। यही उसने पूछा था, यही वैल्यू आंसर पे आ गई तो हम लोगों ने टिक कर दिया। अगर इसको और 2 या 4 से काट के चेक करते तो हम लोग और आगे चले जाते और छोटा कर सकते थे रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक एक करके बिना वापस रखे निकाले जाते हैं, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। क्या प्रायिकता है कि पहला पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता किंग हो। टोटल एस कितने होते हैं 4, और टोटल किंग कितने होते हैं 4, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। अब हमें निकालना क्या है कि पहला पत्ता एस हो, तो एस टोटल कितने होते हैं 4, टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। ये तो अपनी आ गई पहले की प्रायिकता। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, और क्वेश्चन ने बोला था बीच में और होता है तो हम लोग प्रायिकता में इनटू कर देते हैं। दूसरा पत्ता किंग हो, किंग अपने टोटल कितने होते हैं 4, लेकिन अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था, ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक एक करके बिना वापस रखे निकाले जाते हैं। मतलब जो अपना 4/52 लिखा है, इसमें जो 52 है ये अभी अपने टोटल कार्ड थे, पहली बार ही निकाल रहे थे। अब जब दूसरी बार निकालेंगे तो अपना इक्का निकल गया है, तो अब कार्ड कितने बचे 51, ये अपना इसके नीचे लिख देंगे। अब इसकी आ गई किंग की, ये आ गई किंग की, ये आ गई एस की। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4/52 गुणे 4/51, यहाँ से आ गया 13, और मल्टीप्लाई करेंगे 4/13 का 13 एक हासिल 13×5 = 66, 4/663 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 10% की चोरी करता है। तो खरीदते समय कितने की चोरी कर रहा था, खरीदते समय चोरी कर रहा था 20% की। मतलब कि अगर हम लोग इसको देखें, ये अपना है दुकानदार के नज़रिए से देखते हैं। दुकानदार के नज़रिए से अगर 20% की चोरी कर रहा है, मतलब वह 100 रुपये दे रहा होगा जहाँ से खरीद रहा था, और उसे सामान कितने की मिल रही थी 120 रुपये की। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, और बेचते समय 10% की चोरी करता है, मतलब वह रुपए ले रहा था 100 के और दे कितना रहा था 90। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 12/9 आ गया, एक्चुअल में 4/3 आया। मतलब एक का उसका प्रॉफिट हुआ 3 से इंटू 100, कितनी आ गई वैल्यू 33.33%। ये अपना तरीका होता है डायरेक्ट करने का। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें लोग ये भूल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे करना है। इस वजह से इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छी पकड़ आप लोगों को बनानी है इसकी लैंग्वेज से। 20% की चोरी करता है, मतलब अगर 100 रुपये की उसने इन्वेस्ट किया अपने जहाँ से खरीद रहा था दुकानदार, तो उसको एक्चुअल में 20% चोरी करके 120 रुपये की सामान मिली होगी। और जब दूसरे पार्ट में हम लोग जाते हैं तो वह 100 रुपये ले रहा होगा अपने कस्टमर से, लेकिन एक्चुअल में उनको दे कितना रहा होगा 90 रुपये की सामान। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। यदि प्रेक्षणों का औसत 11 है तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। बेसिक से इसको हमने पिछली क्लास में ही बताया था कैसे बेसिक से करना है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि 5 प्रेक्षणों का औसत 11 है, मतलब 5 है, तो 5 हैं तो पहले हम 2 को हटा देते हैं, बाद के 2 को हटा देते हैं, तो जो अपना x+4 है इसकी वैल्यू 11 दी है क्वेश्चन में। तो x+4 की वैल्यू 11 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू हमें 7 मालूम चल गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या है। प्रथम 3 प्रेक्षण कितने थे, x+2 x+4। अब ये 3 प्रेक्षण है तो हम लोग इसके मिडिल टर्म ही अपना एवरेज आएगा, तो इसका औसत कितना आएगा x+2। अब x+2 आ गया औसत, और हमें पूछा क्या है कि औसत कितना होगा, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 7 + 2 9। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत डीपली पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ही इसका मिडिल टर्म औसत होता है, क्यों इसका मिडिल टर्म औसत होता है। ये हम लोग पिछली क्लास में बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं
क्योंकि यह एक कंटिन्यूअस सीरीज में बढ़ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एक्स, x+2, x+4, x+6, x+8 ये अपने एपी पे बढ़ रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने किया। तो पिछली क्लास में हम लोग ने इसको बेसिक से समझाया था, तो अगर किसी को इसमें अभी डायरेक्ट वाले में प्रॉब्लम हो तो पिछली क्लास से आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने बेसिक और डायरेक्ट दोनों बताया। इसमें हम लोग केवल डायरेक्ट देख रहे हैं। 19 नंबर चेक करते हैं। दो धावक ए और बी एक ही दूरी को, तो जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा एक ही दूरी मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गई, तो अपना जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t के हो गई। तो अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं, मतलब स्पीड का रेशियो उन्होंने ए और बी का दिया है 20 और 25, 4:5, ये आ गया अपना स्पीड का रेशियो। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/t के, तो मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5:4। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, जब एक धावक दूसरे की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लेता है, हमारे अकॉर्डिंग 1 मिनट अधिक, 1 यूनिट अधिक समय ले रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मिनट, हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट अधिक समय ले रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मिनट। तो तय की गई दूरी निकालना है, तो हम लोग इसका टाइम नहीं निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 75 और 4 यूनिट की वैल्यू 60। अब हमें चाहिए दूरी, तो दूरी हम लोग ए से निकाल लें या बी से निकाल लें। तो अगर हम लोग बी से निकाल लें तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बी की, 25 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 60 मिनट मतलब 1 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 25 किलोमीटर। अपना करेक्ट आंसर बी हो गया 19 का। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, तथा सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया यदि डी ने इसका मूल्य। तो 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए ने जब बी को बेचा है तो +20% पर बेचा है, बी ने जब सी को बेचा तो 10% की हानि पर बेचा है, और सी ने डी को जब बेचा है तो +5% लाभ पर बेचा है। तो अगर ए की यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ए के पास जो वस्तु रही होगी अगर उसकी वैल्यू हमने x मान ली, और डी की हमें पता है 1814.40, इतने डी के पास पहुंची है। तो बीच में जो किसी ने लाभ उठाया, किसी ने हानि, फिर किसी ने लाभ उठाया, तो इसकी हम लोग फ्रैक्शन पे इसका मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, हमें मालूम चल जाएगा कितनी x की वैल्यू है। अगर ए को हमने x मान लिया, x रुपए की वस्तु थी ए के पास, तो यक्स ए ने कितना कमाया 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ए ने 20% कमाया, अगर ए के पास 100 का रहा होगा सामान, तो 120 रुपए में उसने बेचा है, ये मतलब हुआ 20% लाभ का। अब जब बी के पास गया तो बी ने कितने की हानि उठाई, 10% की, मतलब ये 90/100 पे बेचा होगा। अब जब सी के पास जाते हैं, ये 5% लाभ पर डी को बेचा है, मतलब ये 105/100 पे बेचा होगा। और जब यक्स कोई वस्तु थी, इस पे इतनी फ्रैक्शन वर्क कर गई, अब इसके बाद यह वस्तु कितने की हो गई, 1814.40। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 6/5 गुणे 9/10 गुणे 21/20 बराबर 1814.40। सॉल्व करते हैं, पहले तो 9 से काट लेते हैं, 9 दूना 18, 0 आ गया, 1.60, ये 9 से कट गया। अब 6 से काट लेते हैं, 6 दूना 36 18 और 36 18 आ गया, और 3 बचा, 6 36 आ गया, 6 36, 33.6 आ गया। 6 से भी कट गया, 21 से भी काट के चेक करते हैं, 21 से करना में 21 बचा, कितना 3 में 1 गया 2, 1 6, 21 छंका, तो ये आ गया 1 और 6 16 पे आ गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, x बराबर आ गया 5 गुणे 20, यहाँ से आ गया 20 गुणे 10 200 हो गया, और 200 गुणे 16 अपना मतलब 32। तो x बराबर कितना आ गया, 5 दूना 10, 1 हासिल 5 15 16, 1600 आ गया अपना करेक्ट आंसर। x की वैल्यू 1600 में मालूम चल गई। 20 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के इतने अनुपात में, यदि कुल राशि 240 है तो 25 पैसे का सिक्का। तो अगर ये ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के और यहाँ पे कुल राशि 240 रुपए दी है, या तो हम इसको
पैसे पे चेंज कर दें या तो इनको रुपए पे चेंज कर दें, तब अपनी दोनों तरफ की यूनिट बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग अगर इसको रुपए पे चेंज करें तो पहला के क्या था, प्राइस 1 रुपए के थे और 50 पैसे मतलब 0.5 रुपए के और 25 पैसे मतलब 0.25 के। क्वांटिटी क्या दी है, 5, 6 और 8 के अनुपात में। अगर हम इनको x सेलेक्ट कर लें तो ऐसा हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। मतलब ये हो जाएंगे 5x, ये हो जाएंगे 56 30 3x और 25 8 200 मतलब ये 2x। अब इनकी टोटल वैल्यू कितने के बराबर क्वेश्चन ने दी है, 240। 5 3 8 2 10, 10x बराबर कितना आ जाएगा 240, x बराबर कितना आ जाएगा 24। अब क्वेश्चन चाहे जिन सिक्कों के बारे में पूछ ले, तो पूछा है 25 पैसे कितने सिक्के थे, 25 पैसे के सिक्के कितने थे 8x, तो 24 गुणे 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 चौको 32 3 80 8 दूने 16 3 19 192 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 21 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपए है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उनमें से 500 रुपए चोरी हो जाते हैं। कुल n लोग कुछ भी पैसा न लेने पर सहमत होते हैं और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है, जिसमें उनमें से हर एक को 50 रुपए मिलते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम लोग बेसिक तरीका देख लेते हैं। अगर 50 लोग थे, सबके पास 40 रुपए थे, तो टोटल रुपए कितने थे 2000 रुपए। अब इसमें क्या हुआ, 500 रुपए की चोरी हो गई तो -500 कर दिया। अब बचे इनके पास कितने, 1500 रुपए। 1500 रुपए इनके पास बचे हैं। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, कुल n लोग कुछ भी पैसा न लेने पर सहमत होते हैं और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है, जिससे उसमें से हर एक को 50 रुपए मिलते हैं। मतलब अगर 1500 रुपए थे, अब n लोग तो कुछ भी पैसा न लेने पर सहमत होते हैं और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है। मतलब 50 लोग थे, उसमें से n लोगों ने पैसा नहीं लिया, तो जितने लोगों ने पैसा लिया वो कितने बचे, 50 माइनस n। और इनका औसत, जिसमें से उनमें हर एक को 50 रुपए मिलते हैं, औसत की वैल्यू दी है, तो हम लोग 1500 को 50 माइनस n पे डिवाइड कर दें। और यही क्वेश्चन ने बोला था कि 50 रुपए मिलते हैं, तो इसकी वैल्यू बराबर 50 के हो गई। सॉल्व करते हैं। 50n बराबर 50 माइनस n बराबर कितना आ गया, 30। तो 30 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 20। मतलब जो n की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी थी, जितने लोगों को कुछ रुपया नहीं मिला था वो थे 20 लोग। अब अगर हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करें, वो भी देख लेते हैं एलिगेशन से कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ने बोला था 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपए थी। तो 50 लोगों के पास अगर औसत धनराशि 40 रुपए थी, तो टोटल कितने हो गए, 50 गुणे 40 2000। 2000 उनके पास टोटल हो गए। अब उसमें 500 रुपए की चोरी हो गई, -500 कर दिया। अब उनके पास बचे कितने, 1500 रुपए। अब हम लोग इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं। कुल n लोग कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत होते हैं, मतलब एक तरफ 0 आ गया, कुछ भी पैसा नहीं लेंगे मतलब 0 लेंगे। और शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है, तो शेष अपने पास कितनी थी, 1500। 500 चोरी होने के बाद शेष कितनी बची, 1500, जिसमें से उनमें से हर एक को 50 रुपए मिलते हैं। तो हर एक को 50 रुपए मिलते हैं, मतलब एक तरफ औसत 50 है, एक तरफ औसत 0 है। अब रिजल्टेंट औसत कैसे निकाल सकते हैं, अगर 1500 रुपए थे, इनको हम टोटल 50 लोगों में बांट दें, तो 30 रुपए रिजल्टेंट होने चाहिए थे। इसको हमने 30 बीच में लिख दिया। अब एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ गया 30, इस पे घटाएंगे 20, मतलब कि अब अगर 3 और 2 के रेशियो में भी आ सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था, 50 लोग थे, तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ से 30 + 20 50 आ रही, तो हम लोगों को कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं। 20 लोग आ गए 0 वाले और 30 लोग आ गए जिनको पैसा मिला। हमें n की वैल्यू चाहिए थे 0 वाले, अपना बी करेक्ट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। 23 नंबर। यदि x की पावर 11 + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल अगर चेक करना है, तो व्यंजक अपना कितना लिखा था, x की पावर 11 + 1। अगर शेषफल 0 आए, मतलब ये पूरी तरह कट जाए, तो x + 1 है, इसके बराबर 0 होना चाहिए। तो x बराबर कितना होना चाहिए, -1। अगर ये पूरी तरह से कट जाए, तो x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो -1 की पावर 11 + 1 आ गया। इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1, कट गए 0 आ गए। अब इसकी वैल्यू 0 आ गई,
इसका मतलब कि यह x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ये एक तरीका होता है चेक करने का डिविजिबिलिटी रिमाइंडर का। और अगर ऐसे नहीं चेक करना है तो हम लोग एक दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन ने बोला है यदि x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, तो x की पावर 11 प्लस 1 लिखा है, इसको हम लोग x की पावर 11 प्लस 1 बाई 1 की पावर 11 भी लिख सकते हैं। और इसको डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से, x प्लस 1 से। तो हम लोगों ने दूसरी या तीसरी क्लास में ही बताया था, अगर ऐसा कुछ व्यंजक आ जाए कि a की पावर n है और प्लस b की पावर n है, इसको डिवाइड किससे करना है? a प्लस b से। और जहां n अपना ऑड है तो ये a प्लस b से डिवाइड ही होना है, a प्लस b से डिवाइड होगा, ये x प्लस 1 से डिवाइड होगा। ये हम लोगों ने बेसिक में बताया था दूसरी या तीसरी क्लास में। तो ये डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल अपना 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 3 से शुरू होना था और लगातार 5 पूर्णांक है। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है। 3 के बाद क्या आएगा? नया इंटीजर 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। ये अपने 5 इंटीजर आ गए। इनका औसत कितना आएगा? 5। ये हम लोग पिछली क्लास में बता चुके हैं कि कैसे एपी पे हम लोग औसत निकालते हैं। ये इसका औसत आ गया 5। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब इसे सबसे बड़ा पूर्णांक हम लोग हटा देते हैं तो कितना बचा? 3, 4, 5, 6। अब इनका औसत चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर सकते हैं, तो 4.5 आ गया। इनका औसत 4.5 आ गया। अब औसत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 5 से 4.5 में कितनी कमी हुई? 0.5 की। कहाँ से? 5 से इंटू 100, मतलब 10% की कमी हो गई। साक्षी एक काम 20 दिनों में कर सकती है, ठीक है। तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है। यही काम पूरा करने के लिए तान्या को लगने वाले दिन हैं। तो तान्या और साक्षी कितनी एफिशिएंसी का रेशियो, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो तान्या और साक्षी। क्वेश्चन ने बोला तान्या साक्षी से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो अगर साक्षी 4 है तो तान्या 5 हो गई। अब इनका टाइम का रेशियो इसके अपोजिट होता है, ये हो गई 4 की और ये हो गई 5 की। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? साक्षी एक काम 20 दिनों में कर सकती है। साक्षी जो अपनी थी, ये 5 काम 5 इनकी जो टाइम आया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 20 दिन। अब पूछा क्या है? वही काम पूरा करने के लिए तान्या को लगने वाले दिन है। 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16। करेक्ट आंसर अपना बी आ गया। ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी की औसत 24.85 रन प्रति विकेट थी। एक औसत उसने बताई है 24.85। एक मैच में उसने 52 रन पे 5 विकेट लिए और अपना औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम कर लिया। मतलब एक फाइनल एवरेज भी दिया हुआ है और इससे हम लोग एक एवरेज निकाल भी सकते हैं। जैसे 52/5 करेंगे, वैल्यू आएगी 10.4। एक औसत ये है, एक औसत यहाँ पे दिया हुआ है और एक औसत ये वाला है अपना। तो हम लोग इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं। लगाते हैं एलिगेशन। पहले 24.85 था और बाद में जब 5 विकेट लिए थे तो 10.4 हो गया। इस पे विकेट कितने लिए थे? 5। और अपना रेशियो कितने से सुधार लिया? 0.85 से अपना औसत सुधार लिया था, तो इस पे 0.85 कम कर देंगे तो आ गया 24। अब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.85। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 13.6। अगर दशमलव हटाएं, यहाँ पे 0 आ गया। 17 से काटे 17 पूर्व 85, 17 8 136, 80 आ गया। 5 से काटेंगे यहाँ पे 16। तो 1 16 और 1 के अनुपात में आ गए उनके विकेट। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? इस मैच के बाद उसकी कितने विकेट थी, मतलब टोटल विकेट की वैल्यू पूछा है। एक की यूनिट की वैल्यू 5 विकेट थी, ये वाली 10.4 के औसत से 5 विकेट लिए थे, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू टोटल अपने पास कितना है? 16 और 1 17। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की 5 है तो 17 गुणे 5 कर देंगे, 85। 85 विकेट अपने उसके हो जाएंगे टोटल। 26 का डी। 27 नंबर देखते हैं।
8,000 पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है अपनी 20%। ये है तो पर ईयर की, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, हाफ ईयरली 10%, हाफ ईयरली 10% हो जाएगी। तो अपना टोटल मूलधन कितना था 8,000 रुपये। तो पहले साल के लिए जब हम लोग चेक करते हैं तो इसका 10% निकालेंगे 800 रुपये आ जाएगा। दूसरे साल के लिए जब चेक करेंगे तो इसका 10% 800 आएगा ही, और क्योंकि ये CI है तो ब्याज में भी ब्याज मिलेगा। तो 800 का भी 10% कितना आ जाएगा 80 रुपये। तो ये अपना टोटल उसका CI हो जाएगा 8 8 1680 रुपये। करेक्ट आंसर अपना बी, 27 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 12 बच्चे और 18 आदमी 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा कर सकते हैं। मतलब टोटल वर्क कितना है 12 बॉयज प्लस 18 मैन और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये अपना आ गया टोटल वर्क। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रत्येक बच्चा कलाकृति खत्म करने के लिए उस समय से दुगुना समय लेता है जितना एक आदमी लेता है। मतलब बॉयज और मेन में टाइम का रेशियो दिया है। टाइम का रेशियो कितना है, बॉयज दोगुना समय लेते हैं, मतलब ये 2 है और ये 1 है। तो अगर टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा। अब 18 पुरुषों को वही कलाकृति पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो में 1:2 है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं टोटल वर्क में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, बॉयज पर 1 रखेंगे तो 12, और जब मेन पर 2 रखेंगे तो यहाँ से 36 × 9, ये अपना आ गया टोटल वर्क। अब करवाना इसको कितने से, 18 पुरुषों से। तो 18 पुरुष हो गए और एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2, ये आ गया। अब इससे कैंसिल करते हैं, यहाँ से 2 आ गया। तो 12 और 36 आ गया 48, 48/4 करेंगे कितना आंसर आएगा 12। करेक्ट आंसर अपना बी हो गया, 28 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। एक सफर में एक पर्यटक बस सफर की 20% की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 60% की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष सफर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। पूरे सफर की औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम लोग इस फार्मूले से देखें टोटल डिस्टेंस कितनी, अगर हमने मान ली पहले 20% थी, फिर 60% और शेष अगर हम लोग 100 टोटल दूरी मान लें, फिर अब उसको 20% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा में से चलना है, तो इसका 20% निकालते हैं। अगर टोटल दूरी हमने ये 100 मान ली, इतनी मान लो उसको तय करनी है, तो इसका 20% निकालते हैं, कितना आएगा 20। इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपॉन 10 कर देंगे तो ये अपने पहले से लगने वाला टाइम मालूम चल जाएगा। प्लस दूसरे से टाइम निकाल लेते हैं, दूसरा कितनी दूरी तय की थी 60%, 100 का 60% निकाले आया 60। ये कितने स्पीड से चल रही थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, अपॉन 30 कर दिए। प्लस अब शेष कितनी बची 60, 20, 80 और बची 20। अब ये कितने से चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, अपॉन 20 कर दिया। तो ये वाली जो अपनी वैल्यू आई ये अपनी टोटल टाइम की वैल्यू आ गई, और टोटल डिस्टेंस हमने 100 मानी ही थी। आगे सॉल्व करते हैं 100 अपॉन 10, 20/10 करेंगे, आया 2, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 1, 100/5 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई। 29 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 3 की पावर 214 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 3 की पावर 214 है और इसको 10 से डिवाइड करना है। अब हमें शेषफल चाहिए। तो 3 की पावर 214 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 212 गुणे 3 स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। अब 3 की पावर 212 है और 3 स्क्वायर अलग लिख लिया और 3 की पावर 212 अलग लिख लिया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 106 इंटू 3 स्क्वायर। या तो हम लोग इस पे लगा दें 10/10 से भाग दे के चेक कर लें, या तो हम लोग इस पे चेक कर लें। तो इस पे अगर हम लोग चेक करेंगे 9/10 करेंगे तो वैल्यू आएगी -1, रिमाइंडर कितना आएगा -1, और -1 की पावर जब 106 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और ये अपना जो 3 स्क्वायर था इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9, आंसर कितना आया 9। शेषफल अपना 9 बचेगा, 30 का बी। ओके थैंक यू। सेट नंबर 17 अपना कंप्लीट हो गया। आज से हमारे सेट नंबर 1 से 17 कंप्लीट हो चुके हैं।
इस सेट के किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में अपना इशू रेज कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल का एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे जुड़कर आप लोग वहाँ पे अपना इशू रेज कर सकते हैं। टेलीग्राम के दोनों चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। ओके, मिलते हैं सेट नंबर 18 पे।